हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 इतिहास के अध्याय नंबर 4 को, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो यहां पर इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है? इस अध्याय में हमें पढ़ना है वन के बारे में, जंगलों के बारे में, और साथ में जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, वन्य समाज जो होते हैं, मतलब वैसे समाज जिनका जीवन जंगलों के ऊपर निर्भर है, उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो भाई उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हमारे देश में उपनिवेशवाद था, मतलब कि एक प्रकार से अंग्रेजों का शासन था, तो उनके शासन की वजह से इन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, जंगलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आए, ये सारी चीजें। और इस अध्याय के जरिए हमें यह समझना है कि जो हम अपने समाज में विकास की बात करते हैं, मतलब बड़े बड़े शहर बनाने की बात करते हैं, अच्छी सड़कें बनाने की बात करते हैं, खेती के लिए जंगलों को काटने की बात करते हैं, इन सभी चीजों की वजह से जो एक प्रकार से वन्य समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, वनों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम ऐसे शहर की बात करते हैं ना, तो हम यहां पर रहने वाले लोगों की बात नहीं करते कि उनका जीवन कैसा है, क्या होगा, क्योंकि उनके जीने का तरीका अलग है, उनका जो समाज है उसका तरीका अलग है। तो यहां पर हम यही समझेंगे कि जब हमारे देश में उपनिवेशवाद था, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, तब यहां पर बहुत सारी पटरियां बिछाई जा रही थी, खेती बढ़ाया जा रहा था, और भी बहुत सारी चीजें अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी। तो उन सभी की वजह से इन वन्य समाज के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमें मुख्य रूप से समझना है। तो अगर आप इस वीडियो को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, जल्दी से देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को 1.25x स्पीड पर कर सकते हैं और साथ में 1.5x स्पीड पर कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो को जल्दी से देख लें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और अध्याय को शुरू करता हूं। और अध्याय में बात करें तो शुरुआत में आपका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन क्या है? परिचय है कि भाई क्या आपको जो जंगल है वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहता है कि अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। आप अपने स्कूल जाते हैं, वहां पर ध्यान दीजिए अगल बगल, अपने घर में या फिर घर के अगल बगल ध्यान दीजिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि जंगल से आती हैं। आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो चीजें हैं ना, वो जंगल से ही आती हैं। जैसे अगर आप किताब का कागज देख ले, जंगल से आता है। मेज कुर्सियां जो बनती हैं, टेबल चेयर वगैरह बनते हैं, सारी जंगल के लकड़ियों से बनते हैं। इसके अलावा दरवाजे खिड़कियों में भी लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, सभी रंग वगैरह भी जंगलों से ही आते हैं। इसके अलावा जो मसाले आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी टॉफी के रैपर जो होते हैं, बीड़ियों के तेंदु पत्ते, गोंद जो होते हैं, शहद होते हैं, कॉफी, चाय, रबड़, सभी चीजें आपको जंगलों से ही आती हैं। तो जंगल आपके लिए, हमारे लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भले ही हम बड़े बड़े शहर में रह लें, लेकिन हमें जंगल की चीजों की आवश्यकता होती है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप शहर में रहते हैं तो आपको जंगल से मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं भी दुनिया में रह लें, आपको जंगल की चीजों की आवश्यकता होगी। समझ गए? अब यहां भी यही चीज कहता है कि साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, सभी चीजें जो हैं वो जंगल से ही आती हैं। जंगल के ऊपर हमारा जीवन पूरी तरीके से निर्भर है, इसीलिए जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी चीजें हैं जो कि जंगल से आती हैं, उदाहरण के लिए जो हमारा बांस होता है, जलावन की लकड़ी होती है, घास होता है, कच्चा कोयला होता है, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं, फल फूल, पशु पक्षी, सभी चीजें जो हैं वो जंगल से आती हैं। और यहां पर एक और चीज है कि जंगल में हमको बहुत प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है। मतलब कि जो घने घने जंगल होते हैं, वहां छोटे से इलाके में ही बहुत विभिन्न प्रजातियों के जीव रहते हैं। जैसे अगर आप शहर देखें तो शहर में कौन रहता है? सिर्फ हम रहते हैं, इंसान रहते हैं। और कोई जानवर आपको दिखता है क्या? दिखता है, कुत्ता दिखता है, बिल्ली दिखता है, सुअर हो सकता है, देख लें आप, गाय देख लें, ये बस इतना ही आप देखिएगा। इसके अलावा दो चार और जीव देखिएगा। लेकिन जो जंगल होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो अमेज़न जंगल है या फिर जो पश्चिमी घाट के जंगल हैं, वहां पर छोटे से टुकड़े में ही करीब 500 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इसी प्रकार के हजारों की संख्या में हजारों प्रजातियां के जीव जंतु वहां पर पनपते हैं।
तो जैव विविधता के लिए भी एक प्रकार से जंगल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे सामने समस्या क्या है और जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो ये है कि ये जो विविधता है ना, कि भाई जंगल है, जंगल में बहुत प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, ये विविधता धीरे धीरे लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि हम इंसानों ने क्या किया है, बहुत बड़े स्तर पर जंगलों का विनाश किया है। विनाश सही शब्द है। क्यों भाई? क्योंकि यहां देखिए, यहां पर कहता है कि औद्योगिकरण के कारण सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरगाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। सोचिए कि 1700 से 1995 के बीच में दुनिया में जितने जंगल थे उसका 10%, लगभग 10%, 9.3% जंगल काट दिए गए, साफ कर दिए गए, वहां पर जंगल हटा दिए गए। ये आपको लग रहा हो कि यार थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कैसे है भाई? यहां पर एरिया की बात कीजिए, 139 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 139 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको यह कम लग रहा है? कम लग रहा है तो मैं बताता हूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहां पर जंगल कितना साफ हुआ है? 139 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में जितना जमीन है उससे कम से कम 4 से 5 गुना जंगल जो हैं वो साफ कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। सोचिए कितने बड़े स्तर पर जंगल हटाए गए हैं। क्यों हटाया गया इसको? पहला तो सबसे बड़ा कारण है वो है खेती-बाड़ी, मतलब खेती की जमीन को बढ़ाने के लिए हटाया गया। इसके बाद औद्योगिक इस्तेमाल में लकड़ियों का या फिर दवा वगैरह बहुत सारी चीजें बनाने के लिए इसको साफ किया गया। ईंधन की लकड़ी के लिए, मतलब जो घर में चूल्हा जलता है उसके लिए इनको साफ कर दिया गया, या फिर जानवरों को चराने के लिए इनको साफ कर दिया गया। तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर जंगल काटे गए हैं और उन जंगलों में कितने पेड़ होंगे, कितने, ये बड़ी बात है। ये आपको, ये भारत से जब मैंने तुलना किया तब आपको यह चीज समझ में आया होगा। ठीक, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने एक टॉपिक भी है और प्रश्न भी है कि भाई वनों का विनाश क्यों? जंगल से ऐसी क्या परेशानी है कि भाई जंगलों को साफ किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है? यह हमें समझना है। तो यहां पर हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, मतलब एक प्रकार से कारण हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर कहता है कि वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वन विनाश। अब यह वन विनाश क्यों कहा जा रहा है? उसका कारण यह है कि जब यहां पर जंगलों को काटा जाता है तो जंगलों को काटने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है वो एक प्रकार से काफी क्या होती है? कड़ी होती है। जैसे कि आप यहां पर देखें तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं कि इधर पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है और इस जंगल को साफ किया जा रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि लकड़ियों को काट कर रखा गया है, तो यहां पर जंगल बिल्कुल गायब हो गया। जहां पर बहुत घनघोर जंगल था, लोग जाने से डरते थे जंगल की वजह से कि कोई जंगली जानवर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां पर जंगल ही नहीं रहेगा। जैसे यहां पर यह प्रक्रिया चल रही है कि इस इलाके में जंगल साफ कर दिए गए, आगे चलकर ये सारे जंगल, ये सारे पेड़ आपके गायब हो जाएंगे और ये वीरान इलाका बन जाएगा। समझ गए? इसीलिए हम यहां पर वन विनाश शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह विनाश से कम नहीं है। समझ गए? अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कहता है कि वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। मतलब कि जो जंगल को काटने की प्रक्रिया है यह कोई नई बात नहीं है, हम लोग हजारों सालों से करते आए हैं। लेकिन यहां पर क्या नया है? नया यह है कि जब यहां पर औपनिवेशिक शासन था, मतलब जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब यहां पर जो जंगलों को काटने का जो प्रक्रिया था, जो प्रोसेस था, जो स्पीड था, वो बहुत ज्यादा था। वो इतना ज्यादा था कि जंगल को दोबारा उगने का मौका नहीं मिला। वो एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर काटा गया। कितने बड़े स्तर पर, वो हमको आगे पता चलेगा। अब यहां पर देखें तो यहां पर इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित बनाया गया, बहुत ही व्यापक रूप पर किया गया और यहां पर भारत में वन विनाश के कुछ कारण हम समझते हैं।
ठीक है, कारण समझ रहे हैं कि क्यों भारत में वन विनाश हुआ, क्या क्या कारण थे, अंग्रेज क्यों जंगलों को इतने बड़े स्तर पर काट रहे थे या फिर कटवा रहे थे, ये समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहला हमारे सामने टॉपिक आता है, टॉपिक है 1.1, टॉपिक का नाम है जमीन की बेहतरी। अब जमीन की बेहतरी लिखा गया है, सीधा सीधा समझिए कि भाई खेती के लिए, समझ गए, खेती के लिए, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, ठीक है भाई। 1600 ईस्वी में भारत में जितनी जमीन थी उसका 1/6 हिस्सा पर खेती होता था। मतलब कि यहां पर भारत में कितना 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग, मैं बोल रहा हूं, इसका बटा 6 कर दीजिए, इतना जमीन पर खेती होता था, ठीक है। लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे पर पहुंच गया है। लेकिन आज के समय में 32/2 इतने एरिया में खेती होता है, मतलब 16 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग खेती होता है भारत में। अब यहां पर इसका कारण क्या है? इनका कारण कई सारे हो सकते हैं। जैसे 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 आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। मतलब जैसे जैसे भारत में आबादी बढ़ी, वैसे वैसे खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ी। भाई लोग हैं तो लोगों को भूख लगेगा, खाना मांगेंगे लोग। तो यहां पर जो लोग खेती करते थे, जो किसानी करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के जंगलों को साफ कर दिया और वहां पर खेती करके अनाज उगाने लगे, ताकि लोगों को एक प्रकार से पहुंचाया जा सके या फिर लोगों को बेचा जा सके। और यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर यह चीज सिर्फ और सिर्फ पहले चल रही थी या आज चल रही थी, यह बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन यहां पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के दौरान यहां पर भारत में खेती की तेजी से फैलाव आया। खेती में मतलब खेती में बहुत ज्यादा वृद्धि की गई अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के शासन में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने क्या कहता है, आगे कहता है कि इसकी कई वजहें थी, मतलब इसके कई कारण थे जिस वजह से यहां पर खेती को बढ़ाया गया। तो यहां पर कहता है कि पहली, अंग्रेजों ने व्यवसायिक फसलें जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो खेती को क्यों बढ़ा रहे थे, उसके कई कारण हैं। तो कारण हम यहां पर देख रहे हैं। पहला कारण क्या था कि जो अंग्रेज थे वो व्यापारिक फसलों को काफी बड़े स्तर पर उत्पादन करवाना चाहते थे। व्यापारिक फसल मतलब जिसको कि एक प्रकार से ले जाकर बेचा जा सके, बेच करके पैसे कमाए जा सके। व्यापारिक फसल में आपका पटसन आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, कपास आ जाएगा, जिसको कि बाजार में ले जाकर बेचा जा सकता है। उसको बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया मतलब कि एक प्रकार से जो किसान थे उनको टैक्स में छूट दे दिया, या फिर किसी और प्रकार से आजादी दे दी कि लो भैया तुमको टैक्स में छूट, जाओ और ज्यादा इलाके पर खेती करो, जंगल काटो और खेती करो। इस प्रकार से ये करने लगे। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। यह भी कारण था भाई कि यहां पर अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज कहां के मूल निवासी थे भाई? ब्रिटेन के। तो भाई ब्रिटेन कहां है? यूरोप में है। तो वहां पर आबादी बढ़ गई है, वहां पर लोगों को भूख लग रहा है, लोगों को भोजन चाहिए, वहां पर जमीन में खेती नहीं हो पा रही है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में खेती को बढ़ावा दिया ताकि यहां पर खाद्यान्न उगाया जा सके और यहां से यूरोप भेजा जा सके, वहां पर बेचा जा सके और वहां के लोगों को खाना खिलाया जा सके और साथ में पैसा भी कमाया जा सके। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यहां पर खेती को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ बहुत सारे उद्योगों में खेती के सामान लगते हैं। खेती के जो सामान होते हैं वो कच्चे माल के इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आप बात कर लें, चीनी मिल जो होता है, चीनी बनाने के लिए आपको गन्ना चाहिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर खेती से आपको कच्चा माल आता है। इस वजह से भी यहां पर फसलों को, व्यापारिक फसलों को काफी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा।
अब यहां पर देखिए, एक कारण तो हम समझ गए कि भाई खेती ज्यादा करवाना चाहते थे अंग्रेज, इस वजह से यहां पर क्या हुआ, एक प्रकार से जंगलों को साफ किया गया। ठीक है, अब यहां पर दूसरा कारण यह था कि जो अंग्रेज थे उनका ऐसा मानना था, उनको ऐसा लगता था कि जो जंगल है ना वो बेकार चीज है, जंगल से हमको 1 रुपया का आमदनी नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है, तो फिर जंगल छोड़ने का मतलब क्या है, जंगल को काटो, साफ करो और वहां पर खेती करो। खेती करोगे अनाज मिलेगा, अनाज बेचोगे पैसा मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर जंगल रहे तो जंगल से हमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। तो फिर जंगल क्यों छोड़ना है भाई, तो क्या करो, जंगल को हटाओ और उस पर खेती करके उससे राजस्व प्राप्त करो, कृषि उत्पादों को पैदा करो और वहां पर सरकार की आमदनी बढ़ेगी। यह मानना था अंग्रेजों का कि भाई जो जंगल होते हैं वो बेकार होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इस वजह से यहां पर जो सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, वो एक प्रकार से क्या चाहती थी, खेती में बढ़ोतरी चाहती थी। जैसे यहां पर बताया गया है कि देखिए 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। कितना बढ़ोतरी हो गया, 67 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया गया। यह कैसे बढ़ा, यहां पर जंगल थे, जंगलों को काटा गया, साफ किया गया और यहां पर खेती किया जाने लगा। तो इस प्रकार से यहां पर जंगलों को साफ करके खेती किया जाने लगा। अब यहां पर आगे कहता है कि खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। मैंने शुरू में कहा ना कि हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो विकास में हम क्या बात करते हैं कि हमारे शहर बड़े बड़े बने, खेती में उत्पादन ज्यादा हो, रोड अच्छे हो, फैक्ट्रियां लगे। लेकिन भाई जंगलों वगैरह की तो हम बात नहीं करते हैं। तो यहां पर यही चीज है कि खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। मतलब कि किसी इलाके में खेती को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पर पहले से जो भी चीज है उसको हटाना होगा। जैसे अगर जंगल है, जंगल में पेड़ हैं, तो पेड़ों को काटकर साफ करना होगा, तभी आप वहां पर खेती कर सकते हैं। तो ये एक कारण हम समझ गए कि भाई यहां पर अंग्रेज खेत बढ़ाना चाहते थे और खेत बढ़ाया था, जिस वजह से बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने अब दूसरा कारण है। अब यहां पर दूसरा कारण है पटरी पर स्लीपर। टॉपिक है 1.2। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जब यहां पर भारत में रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे, तो उस समय बहुत बड़े स्तर पर भारत में जंगलों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि आप यहां जो पटरियां देखते हैं, पटरियों में ये जो आप हिस्सा देखते हैं, ये वाला एक लगा हुआ है, इसी को हम स्लीपर बोलते हैं। अब ये स्लीपर आज के समय में आप देखिएगा तो सीमेंट का बना हुआ होता है। जब भी आप रेल की पटरी देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये सीमेंट का है। लेकिन आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब शुरुआत में यहां पर पटरियां बिछाई जा रही थी, तो ये पटरियों में जो स्लीपर लगते थे वो स्लीपर लकड़ियों के होते थे। लकड़ी में कौन सी लकड़ी, जो आपको शीशम हो गया, देवदार हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनसे कि क्या होता था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किस चीज का है, ये लकड़ी का है। आज भी बहुत सारे स्टेशन पर, मैं भी गया था 1-2 स्टेशन पर, तो मुझे ये देखने को मिला, पुरानी जो पटरियां हैं वो आज भी इस प्रकार से हैं, जहां पर लकड़ियां आपको ऐसे दिखने को मिल जाएंगी। कहीं आप जाइएगा, पुराना अगर कहीं ट्रैक होगा जो कि इस्तेमाल नहीं होता है, तब आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप फिर इस प्रकार से आपको, ये भी क्या है, लकड़ियों का बना हुआ है। तो इस प्रकार के स्लीपर किस चीज से बनते थे, लकड़ियों से बनते थे। लकड़ियां कहां से आएंगी, पेड़ से आएंगे। तो यहां पर पेड़ काटे जाएंगे किस चीज के लिए, स्लीपर बिछाने के लिए, पटरियों में स्लीपर लगाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो जहाज बनता था, पानी जहाज, वो पानी जहाज भी लकड़ियों से बनाया जाता था। तो जहाज भी बहुत बड़े बड़े होते थे। तो इस वजह से जहाजों को बनाने के लिए भी एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को काटा जाता था। यह भी यहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं, एक जहाज है, पानी जहाज है, जो कि उस समय का है, मतलब कि 1850, 80, 90 इस प्रकार के समय का है। उस समय क्या होता था, जहाज जो होते थे वो इसी चीज से बनते थे। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो पटरी पर स्लीपर है, पटरी के लिए यहां पर स्लीपरों के लिए काटा जा रहा है, स्लीपर बनाया जा रहा है। अब स्लीपर क्या होता है यहां पर बताया गया है, मैंने आपको तस्वीर में दिखा दिया, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहां पर कहता है कि 19वीं सदी के शुरुआत तक
इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। अब यहां पर इंग्लैंड में बलूत लुप्त हो रहा है तो भाई क्या हमको क्या मतलब ये कि शुरुआत में यहां पर जो लकड़ियों की जरूरत होती थी इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड से ही पूरी की जाती थी। क्या जरूरत थी भाई? जरूरत थी वहां पर जो पानी के जहाज थे उनको बनाने की जरूरत थी। तो पानी के जहाज क्यों बनाना था? पानी के जहाज इसलिए बनाना था क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पानी के जहाज के जरिए ही अपने जितने गुलाम देश थे वहां पर जाते थे। जैसे भारत आना था तो पानी के जहाज से आते थे, जो भी ले जाना था पानी के जहाज से ले जाते थे। तो पानी का जहाज बहुत महत्वपूर्ण था। तो शुरुआत में तो भाई इंग्लैंड के पेड़ों से बनता था, लेकिन वहां पर जो बलूत के वृक्ष थे यानी जो ओक ट्रीज थे वो लुप्त होने लगे, गायब होने लगे। तो अंग्रेजों के सामने बहुत टेंशन कि भाई पेड़ नहीं रहेगा, लकड़ी नहीं रहेगा तो हमारा जहाज कैसे बनेगा, और जहाज एक प्रकार से नहीं होगा तो हम एक प्रकार से अंग्रेजी जहाज बनाएंगे कैसे, मतलब जहाज नहीं होगा तो शाही सत्ता कैसे बचाई जाएगी। शाही सत्ता मतलब जो अंग्रेजों का शासन है भारत में वो कैसे काम करेगा, या फिर अफ्रीका में जो इलाके हैं जहां पर अंग्रेज शासन करते हैं वो कैसे काम करेगा। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ, लकड़ियों की कमी हो गई यहां पर। तो लकड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए 1820 के दशक में यहां पर एक खोजी दस्ता भेजा गया। कहां पर? भारत में। इस खोजी दस्ता का काम था कि भारत में घूमे, देखे कि यहां से लकड़ियां प्राप्त की जा सकती हैं या नहीं, यहां से इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, या फिर यहां पर एक प्रकार से जो लकड़ियां हैं उनसे जहाज बनाया जा सकता है या नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, एक प्रकार से यह चीज होने लगा। और यहां पर एक दशक के अंदर मतलब कि 10 साल के अंदर क्या हुआ, बहुत बड़े स्तर पर लकड़ी का निर्यात यहां से होने लगा। कहां? इंग्लैंड। क्यों? ताकि वहां पर जहाज बनाए जा सके, पानी के जहाज बनाए जा सके। तो शुरुआत में जंगलों को काटा जा रहा था, किस लिए? पानी जहाज बनाने के लिए। लेकिन यहां पर जो पानी जहाज बनाने के लिए जो जंगल काटे जा रहे थे वो बहुत बड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। अब बोलेगा सर बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जंगल आगे काटा जाएगा। किस चीज के लिए? रेलवे लाइन बिछाने के लिए। क्या हुआ, भारत में 1850 के दशक में रेल लाइन का प्रसार हो गया था। मतलब 1850 से 60 के बीच में बहुत सारे इलाकों में क्या कर दी गई थी, रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, रेलवे लाइन को शुरू कर दिया गया था। ठीक है। अब ये जो रेल लाइन होते थे, रेल लाइन में जो स्लीपर लगते थे वो स्लीपर लकड़ियों के लगाए जाते थे। मैंने आपको यहां पर तस्वीर दिखा दिया। ठीक है। अब ये स्लीपर की वजह से यहां पर हमको लकड़ी का बहुत डिमांड बढ़ गया। सरकार को क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। किस लिए? स्लीपर बनाने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर रेल लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को बहुत बड़े स्तर पर काटा जाने लगा। अब बोलेगा सर रेलवे लाइन बिछाने का जरूरत क्या था? क्या जरूरी था रेलवे लाइन बिछाने का? तो भाई रेलवे लाइन बिछाने का यहां पर जरूरी था कि यहां पर भारत के अलग अलग इलाके में अंग्रेजों का शासन कंट्रोल रखने के लिए, वहां पर सेना पहुंचाने के लिए, लाने के लिए, साथ में अलग अलग इलाके में जो भी एक प्रकार से प्राकृतिक पदार्थ हैं उनको ले जाने के लिए। जैसे कि कोयला कहीं से निकलता है, उसको इंग्लैंड भेजना है तो भाई क्या ट्रक से जाएगा? ट्रक था नहीं, रास्ते थे नहीं, तो भाई ट्रेन से जाता था। तो ट्रेन चलाने के लिए हमको चाहिए, या फिर कोई और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए भी ट्रेन चाहिए। तो यहां पर रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो यहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहां पर क्या किया गया, यहां पर पेड़ों को काटना शुरू किया गया, पेड़ों की कटाई शुरू की गई। और साथ में जो यहां पर इंजन होते थे, इंजन कोयले से चलते थे या फिर ईंधन से चलते थे, तो वहां पर लकड़ियां भी कई बार इस्तेमाल कर ली जाती थी। ठीक है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब कि 1 मील मतलब कि करीब मान लीजिए लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, उससे थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। ठीक है। तो यहां पर 1 मील पटरी बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। अब एक स्लीपर जो होता था उसका साइज करीब इतना होता था, करीब 4 या 5 फीट का होता था। ठीक है। तो इतना बड़ा, इतना मोटा स्लीपर लगता था। और एक पेड़ से, अगर छोटे नॉर्मल साइज का पेड़ है तो एक पेड़ से 4 से 5 स्लीपर निकलते थे। तो सोचिए 1 मील मात्र रेलवे पटरी बिछाने के लिए करीब आपको 200, 400, 500 पेड़ कटते थे 1 मील पटरी बिछाने के लिए। ठीक है।
तो यहां पर आगे यही चीज कहता है कि भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 90 तक लगभग 25,000 किलोमीटर, कितना बात हो रहा है, 25,000 किलोमीटर। अब सोचिए कि 1 मील 1.5 किलोमीटर में 500 पेड़ 400 पेड़ कट रहे हैं, तो सोचिए 25,000 किलोमीटर पटरी बिछाने में कितने पेड़ कट गए होंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 1946 में भारत में रेल लाइनों की लंबाई कितनी थी, 7,65,000 किलोमीटर। सोचिए इतने बड़े स्तर पर अगर रेलवे लाइन बिछाया गया है तो सोचिए कितने पेड़ काटे हो गए होंगे। रेलवे लाइन के लिए हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। ठीक है, रेलवे लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 स्लीपरों के लिए पेड़ काटे गए। कब का बात हो रहा है, 1850 में। 1850 के दशक मतलब 1850 से 60 के बीच में, जिस समय यहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम बस शुरू हुआ था। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रेलवे लाइन बिछाया गया था। ठीक है, और सोचिए आगे चलकर यहां पर आपको इतना 1946 तक हो गया, कितने बड़े स्तर पर पेड़ कटे होंगे। सोचिए 1850 के दशक में मात्र थोड़ा मोड़ा रेलवे लाइन बिछ रहा था और वहां पर पेड़ कट रहे थे 35,000, और आगे चलकर इतना हुआ तो कितने लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए। अब यहां पर पेड़ काटने के लिए जो सरकार थी, सरकार जो है वो एक प्रकार से खुद से संभल कर पेड़ नहीं कटवाती थी। सरकार क्या करती थी, उसके लिए ठेका निकाल देती थी। ठेका, निजी ठेका दे देती थी। ठेकेदार जो होता था उसको बोल दिया जाता था कि जाओ भाई हमको 2,000 स्लीपर चाहिए, जाओ पेड़ काटो, 2,000 स्लीपर बनाकर हमको दे दो, इस प्रकार से। और ये जो ठेकेदार होते थे, इन ठेकेदारों को क्या मतलब कि भाई यहां पर जंगल है नहीं है, वो एकदम दंदना कर पेड़ काटते थे, स्लीपर बनाते थे और जाकर सरकार को दे देते थे। और इस वजह से क्या हुआ, जहां भी रेलवे लाइन बिछता था उसके आसपास के इलाके में जंगल एक प्रकार से गायब हो जाते थे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर रेलवे लाइन बिछ रहा है, यहां से 10 किलोमीटर दूर का एक प्रकार का जंगल है, तो वहां से पेड़ काट कर ले आया। फिर दूसरी जगह बिछ रहा है, वहां से 5 किलोमीटर दूर जंगल है, वहां से ले आया। तो इस प्रकार से जहां भी रेलवे लाइन बिछाने का काम होता था उसके आसपास के इलाकों में क्या होता था, जंगल एक प्रकार से साफ हो जाते थे। अब यहां पर देखिए, यहां पर लकड़ी जो है उसको एक प्रकार से सजाता हुआ एक हाथी है। पहले जेसीबी वगैरह तो होता नहीं था, क्रेन होता नहीं था, तो ये सारे काम हाथी वगैरह करते थे, जिसको कि आप यहां पर देख सकते। अब यहां पर देखिए एक स्रोत दिया गया है जिसमें बताया गया है कि देखिए स्लीपर कैसे चाहिए, कितना चाहिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने टॉपिक है 1.3 बागान। तो यहां पर अभी तक हमने 2 कारण देख लिए जिस वजह से जो जंगल थे वो काटे जा रहे थे भारत में। पहला तो खेती हो गया और दूसरा अंग्रेजों की औद्योगिक जरूरत थी, मतलब कि क्या, ट्रेन और साथ में जहाज बनाने का। अब यहां पर एक और कारण था, वो था बागान बनाने का। अब ये बागान क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। अब यहां पर देखिए, ये आप जो फील्ड देख रहे हैं, जहां पर कि ये हरियाली आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का बागान है। पहले कभी जमाने में, आज के 500 300 400 साल पहले यहां पर क्या था, बहुत ही घने घने जंगल होते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जंगलों को साफ कर दिया गया, काट दिया गया, और यहां पर खेती की जाने लगी कुछ खास पौधों की, सिर्फ एक प्रकार के पौधे की। हो सकता है कि चाय की खेती हो सकता है कॉफी की खेती हो, या फिर हो सकता है कि कहीं पर रबड़ की खेती होती हो। यहां पर बागान बनाने का मतलब है, बागान का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के हम पौधे को या फिर पेड़ को लगाएंगे, और उसका मकसद क्या होगा कि हम वहां से फायदा कमाएंगे। जो भी चीज हम उगाएंगे उसको ले जाकर हम बाजार में बेचेंगे और उससे हमको फायदा होगा। तो यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है चाय का बागान, टी प्लांटेशन है ये, समझ गए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टी उगाई जाती है, टी का प्लांटेशन है। इसी प्रकार से रबड़ का प्लांटेशन होता है, कॉफी का प्लांटेशन होता है। और यहां पर क्या होता है, जंगलों को साफ किया जाता है, यहां पर एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, इसको उगाया जाता है ताकि इसको बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर बागान की बात करें तो बागान क्यों बनाए जा रहे थे, अंग्रेज क्यों बनाना चाहते थे? तो कारण है कि यूरोप में चाय का बहुत ज्यादा मांग था, कॉफी, रबड़, इस प्रकार की चीजों की बहुत ज्यादा मांग थी। तो उस मांग को पूरा करने के लिए यहां पर बागान बनाने की जरूरत पड़ी। साथ में यहां पर बागान बनाने के लिए प्राकृतिक वनों का एक प्रकार से साफ किया गया, उनको काटा गया, हटाया गया।
अब यहां पर जो औपनिवेशिक सरकार जो थी उसने जंगल पर अपने एक प्रकार से बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लिया, कंट्रोल में लिया। कंट्रोल में लेकर जैसे कि कोई इलाका, जैसे ये जो जमीन देख रहे हैं यहीं पर, इसको कहा कि अंग्रेजी सरकार ने आकर कहा कि ये सारा हमारा कंट्रोल में, आज से यहां पर कोई भी बाहरी आदमी नहीं आएगा, सरकारी आदमी आएगा। ठीक है, अब ऐसा करके जब जमीन सरकार के पास आ गई तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सस्ते सस्ते दामों पर यूरोपीय लोगों को यह जमीनें दे दी या फिर बेच दी हम कह सकते हैं। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस जमीन की बाड़ाबंदी कर दी, घेराबंदी चारों तरफ से कर दी और जंगलों को साफ कर दिया यहां से, और यहां पर चाय या फिर कॉफी की खेती करने लगे। तो इस प्रकार से बागान बनाने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को साफ किया गया था। अब यहां पर जो भी कारण हमने देखे जंगलों को साफ करने का, काटने का, ऐसा नहीं था कि ये सारे कारण सिर्फ भारत में लागू होते थे। आप दुनिया के किसी भी इलाके में जाएंगे तो वहां पर ये सारे कारण ही हैं जिनकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया था, और वो कारण आप दुनिया के किसी भी देश में लागू कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्या, व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। यानी यहां पर जो वन है उसको व्यवसाय के लिए अब उगाया जाने लगा, फायदा कमाने के लिए उगाया जाने लगा, उससे फायदा कमाया जाने लगा। इस चीज की बात यहां पर हम लोग अब कर लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि जो अंग्रेज थे, मतलब यहां लिखा है कि पिछले खंड में, तो भाई अभी जो हमने पढ़ा वहां पर हमने देखा कि जो अंग्रेज थे उनको लकड़ियां चाहिए थी किस काम के लिए, जहाज बनाने के लिए, रेल की पटरियां बिछाने के लिए, उनको बहुत बड़े स्तर पर लकड़ियां चाहिए थी। ठीक है, अब इस चीज के वजह से जो अंग्रेज थे उनको यह चिंता होने लगा, उनको यह डर लगने लगा कि भाई देखो भारत में इतने सारे लोग हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। अब जंगलों में रहते हैं तो भाई वो जंगलों के लकड़ियां भी लेते हैं, जंगलों में शिकार भी करते हैं और बहुत तरीके के अपनी जरूरतों को जंगलों से पूरा करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों को यह लगने लगा कि जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों का अगर उपयोग करेंगे, और साथ में जो व्यापारी हैं, किस प्रकार के व्यापारी, जो कि जंगलों के उत्पादों में व्यापार करते हैं, वैसे व्यापारी अगर जंगलों की कटाई करेंगे तो इससे जंगल क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और अंग्रेजों के सामने जो एक समस्या है, रेल बिछाने के लिए लकड़ियों की जरूरत, जहाज बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत, वो पूरी नहीं होने पाएगी। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, सोचा कि भाई पूरे भारत के जंगलों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे चलाया जाए, उसको कैसे संभाला जाए। इस वजह से इस काम के लिए एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था डायट्रिच ब्रैंडिस। अब ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति था जर्मन, मतलब जर्मनी मूल का था, जर्मनी का रहने वाला था, और ये एक प्रकार से जंगलों के मामले में विशेषज्ञ था। अब यहां पर क्या हुआ, इसको शुरुआत में बुलाया गया था मशवरे के लिए, मतलब सरकार को सलाह देने के लिए, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, इसको भारत देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से इसको जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई तुम क्या करो, भारत के पूरे जंगल को संभालो, इसके लिए नियम कानून जो करना है वो करो, और भारत में जंगलों की व्यवस्था अच्छी तरीके से करो। अब यहां पर क्या है, जो ये आगे का काम है जंगलों को मैनेज करने का, जंगलों के लिए कानून बनाने का, ये सारे काम ब्रैंडिस के द्वारा ही किए गए। अब यहां पर ब्रैंडिस क्या बन गया, भारत का एक प्रकार से वन महानिदेशक। अब इसका काम था जंगलों को मैनेज करना, जंगलों को देखना, उसको संभालना। ठीक है, अब यहां पर इसने ये देखा, इसने ये महसूस किया कि अगर हमें क्या करना है, जंगलों को बचाना है। बचाने का मतलब क्या है, बचाने का मतलब है कि अंग्रेजों को जो लकड़ियां चाहिए उसको बचाने की बात ये लोग कर रहे हैं। अगर हमें जंगलों को बचाना है, जंगलों को संरक्षण करना है, तो इस वजह से लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षण देना होगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। मतलब कि किसी इलाके में जंगल की निगरानी कौन करेगा, किसी को नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसमें हर इलाके की एक जिम्मेदारी होगी, एक खास व्यक्ति की जंगलों की देखभाल करने की। ठीक है, और आगे यही चीज कहा गया कि इसके लिए हमको कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, साथ में इसके अलावा वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे कि भाई जंगल में कौन जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए नियम बनाना पड़ेगा। साथ में पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगानी होगी, जिससे हम जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
मतलब कि जो भी जंगल में एक प्रकार से क्रियाकलाप होते हैं, जो भी लोग जंगलों में रहते हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़ाना होगा, उनको जंगलों में प्रवेश करने से रोकना होगा और उनके सारी गतिविधियों को रोकना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी उत्पादन के लिए जंगलों को बचा सकते हैं, जंगलों को संभाल कर रख सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर और भी चीजें की गई कि अगर कोई इन सारे नियम कानून को तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, पेड़ काटेगा तो उसको सजा मिलेगी, इस प्रकार की बातें यहां पर आने लगी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर पूरे देश में एक वन संभालने वाला तंत्र बनाने के लिए जो ब्रांडिस था, उसने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। भारतीय वन सेवा की किसने स्थापना की, ब्रांडिस ने। ठीक है, कब, 1864 में। अब यह भारतीय वन सेवा क्या होता है, तो देखिए जिस प्रकार से आप अपने देश में देखते हैं कि आईएएस होते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, इसी प्रकार से आईपीएस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, आईएफएस होते हैं, यानी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, एक आईएफएस इंडियन फॉरेन ऑफिसर भी होता है, ये आईएफएस होता है। ठीक है, तो यहां पर ये लोग का जिम्मेदारी क्या होता है, इनका जिम्मेदारी जंगलों को संभालना होता है, फॉरेस्ट को संभालना होता है। और आगे चलकर 1865 में ब्रांडिस ने भारतीय वन अधिनियम बनाया, मतलब कि जंगलों से रिलेटेड एक नियम कानून का पूरा लिस्ट तैयार किया, जिसके हिसाब से जंगल वगैरह संभाले जाएंगे और जंगलों के सारे नियम तय किए गए इसी अधिनियम के तहत। आगे चलकर एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई देहरादून में 1906 में। ठीक है, अब यहां पर जिस पद्धति में शिक्षा दी जाती थी उससे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। मतलब आप अगर यहां जाएंगे तो आपको क्या पढ़ाया जाता, आपको पढ़ाया जाता साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक वानिकी, मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम लोग वन को कैसे संभालते हैं यह पढ़ाया जाता। लेकिन यहां जो आपको वानिकी पढ़ाई जाती थी, फॉरेस्ट्री पढ़ाई जाती थी, वो किसी भी प्रकार से आपका वैज्ञानिक नहीं थी। क्यों भाई, क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि यहां पे आपको मेन मुद्दा क्या होता था, मेन मुद्दा होता था कि भाई जंगल में मजबूत मजबूत लकड़ियां कैसे उगाई जाएं। यहां पर आपको जैव विविधता बनाने के लिए नहीं सिखाया जाता था, जैव विविधता चलाने के लिए नहीं सिखाया जाता था, जंगल का संरक्षण नहीं सिखाया जाता था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों के लिए जंगल का संरक्षण सिखाया जाता था कि हम ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा समय तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती थी। अब यहां पर यही चीज कहता है कि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। मतलब देखिए, कोई भी जंगल में आप जाइएगा तो एक जंगल में आपको सिर्फ एक प्रकार के पेड़ नहीं होते हैं, वहां पर सैकड़ों प्रकार के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत प्रकार की जैव विविधता होती है। लेकिन यहां पर जब वैज्ञानिक वानिकी शुरू की गई तो वैज्ञानिकता के नाम पर, विज्ञान के नाम पर यहां पर क्या किया गया कि बहुत प्रकार की जो प्रजातियां थी उनको काट दिया गया, खत्म कर दिया गया और इनकी जगह पर सीधी पंक्ति में एक किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इनको क्या कहा गया, बागान कहा गया। अब बागान क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ऊपर पहले ही समझाया है। तो ये क्या है, एक बागान का तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये आपका एक बागान का तस्वीर है। आपने कभी ऐसा जंगल देखा है? क्योंकि जंगल ऐसा होता ही नहीं है। यह क्या है, एक प्रकार का बागान है जो कि बनाया गया है ताकि यहां से मोटे मोटे मजबूत लकड़ियां प्राप्त कर सके। अब वहीं अगर जंगलों की बात करें तो जंगल आपको दूसरे प्रकार के होते हैं, वहां पर हरियाली होती है, बहुत विविध प्रकार के पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर जो ये आप जंगल देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक प्रकार का पेड़ है और ये जो पेड़ है ये एक सीधी पंक्ति में लगाया गया है और इसको लगाने का सिर्फ एक मुद्दा है कि यहां से हमें मजबूत लकड़ियां प्राप्त करनी है। इसी वजह से ये पेड़ यहां पर लगाए गए हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको एक प्रकार से हम वैज्ञानिक विधि नहीं कहते हैं या फिर नहीं मानते हैं। आगे कहता है कि वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्रफल प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए।
अब यहां पर जो जंगल थे वहां पर गए, जंगल में नापा जोखा कि भाई कितना बड़ा जंगल है, कितने पेड़ हैं, हम साल में कितने पेड़ काटेंगे कि हमको लगातार पेड़ मिलते रहें, कि इस साल भी पेड़ मिले, अगले साल भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी। क्योंकि जहां जिस इलाके में पेड़ काटा जाएगा वहां पर पेड़ फिर से लगा दिया जाएगा और 10 साल बाद वहां पर एक अच्छा पेड़ फिर से आ जाएगा, तो हम हर 10 साल पर उस जमीन से पेड़ काट सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार की यहां पर इन्होंने व्यवस्था शुरू की। इसके बाद यहां पर कहता है कि 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। वन अधिनियम में 2 बार संशोधन किए गए। कब कब? पहला आपको 1878 और दूसरा 1927 में। 1878 में जो अधिनियम बनाया गया उसमें जो सुधार किया गया, इसमें भारत के जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। पहला कैटेगरी है आरक्षित, दूसरा सुरक्षित और तीसरा ग्रामीण। अब जिस इलाके में सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले पेड़ थे, कैसे पेड़? टिम्बर पेड़, मतलब जिसमें कि मोटी मोटी लकड़ियां, मजबूत लकड़ियां होती हैं, वैसे जंगलों को क्या कर दिया गया? आरक्षित वन कर दिया गया। मतलब सबसे अच्छे जो जंगल थे ना, उसको आरक्षित वन कह दिया गया। उसके बाद यहां पर यह तय किया गया कि आरक्षित वन में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा, कोई भी वहां से लकड़ियां वगैरह कुछ भी नहीं ला सकता है। आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रवेश करिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है? मतलब यही चीज कहता है कि गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। ग्रामीण वनों से ले सकते थे, सुरक्षित वनों के लिए कुछ परमिशन वगैरह लेना होता था। ठीक है? अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक आता है, टॉपिक 2.1, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। मतलब लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा, यह हम देखने वाले हैं। अब यहां पर कहता है कि एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। अब वनपाल कौन? मतलब जो सरकार के लिए काम कर रहे थे, वन को संभालने वाले लोग, और ग्रामीण तो भाई आप जानते ही हैं। अब यहां पर इन दोनों के विचार अलग अलग क्यों थे? ये दोनों अलग अलग चीज क्यों सोचते थे? उसका कारण यह था कि ग्रामीणों की जरूरत अलग थी और अंग्रेजों की जरूरत अलग थी। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अंग्रेजों को जंगलों से मोटे मोटे मजबूत लकड़ियां चाहिए थी ताकि वो रेल की पटरियां बना सकें या फिर जहाज बना सकें। लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो जो ग्रामीण होते हैं उनकी जरूरत बहुत अलग थी। उनके लिए जो जंगल था एक प्रकार से जीविका का साधन था। उनको अपना परिवार चलाने के लिए, जीने के लिए जो भी चीजें जरूरत थी वो जंगल से ही मिलती थी। जैसे यहां पर आप देखें तो जंगलों में आप लोगों को देख सकते हैं। आज भी आप अगर जाएंगे जंगलों के इलाकों में तो वहां पर जो लोग होते हैं वो आज भी जंगल से अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करते हैं। तो यहां पर ये जो गांव के लोग थे, इनके लिए इनकी जरूरत की चीज थी जंगल। क्या जरूरत इनका पूरा होता था? तो इनको बहुत सारी चीजें जंगल से मिलती थी। क्या चीजें मिलती थी? अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक प्रकार से यहां पर कंदमूल फल, मतलब कि फल वगैरह खाने के लिए, इसके अलावा आपको जड़ी बूटियां, इसके अलावा बांस, लकड़ी जैसे खेती के लिए औजार बनाना है, घर बनाना है, कुछ भी चीजें, टोकरी बनाने के लिए, छतरी बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका उपयोग जो गांव के लोग थे वो करते थे अपनी दैनिक जीवन में। तो दोनों के विचार अलग क्यों थे? दोनों के विचार अलग इसलिए थे, अंग्रेजों को मोटी मजबूत लकड़ी चाहिए थी ताकि वो जहाज और रेल की पटरियां बिछा सकें, और गांव वालों को चाहिए थी अपनी जीविका चलाने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो, ताकि अपने परिवार को वो संभाल सकें। तो दोनों की जरूरत अलग अलग थी, इस वजह से दोनों के विचार अलग अलग थे। जो अंग्रेज थे वो एक प्रकार से क्या चाहते थे? मजबूत लकड़ी चाहते थे, और जो गांव के लोग थे वो अलग अलग चीज चाहते थे। यहां पर वही चीजें हैं कि क्या क्या गांव के लोगों को जरूरत थी। आप चाहें तो को पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर कहता है कि वन अधिनियम के चलते देश भर के गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। देश भर में जितने भी गांव वाले थे लगभग सभी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में जो लोग थे वो अपनी जरूरत के लिए जंगलों के ऊपर, आपको वन के ऊपर निर्भर रहते थे। ठीक है? अब यहां पर इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। मतलब क्या?
आप अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आप अपना घर बनाने के लिए लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आप वहां से कोई जानवर को आप चरा नहीं सकते हैं जंगल में, आप किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हर प्रकार की गतिविधि आपका क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया। और यहां पर जंगलों से लोगों को अब मजबूरी में क्या करना पड़ा, चुराना पड़ा। मतलब कि उनको लकड़ियां चोरी छुपे जाते थे और लकड़ियां लेकर आते थे, चोरी छुपे जाकर जानवरों को चराते थे। इस प्रकार से काम होते थे। और यहां पर कई बार क्या होता था कि जो वन रक्षक होते थे, जिनकी जिम्मेदारी होती थी जंगलों को संभालना, मतलब जो सरकार के कर्मचारी होते थे, वो उनकी दया पर हो जाते थे। वन रक्षक कई बार उनसे क्या करता था, घूस भी ले लेता था, कई बार उनको जेल में डाल देता था, कई बार उनको छोड़ भी देता था। ठीक है। यहां पर एक और चीज कहता है कि जो आपको जलावन लकड़ी एकत्र करने वाली जो औरतें होती थी, वो एक प्रकार से काफी परेशान रहती थी, उनसे मुफ्त में ये लोग खाना पीना मांगते थे और एक प्रकार से जो पैसे वगैरह ऐंठने का भी ये लोग काम करते थे। ठीक है। अब यहां पर आगे है, आगे हमारा वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई, मतलब वन से जुड़े हुए जो नियम बने उससे खेती पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यहां पर ये जो प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा ये आपका झूम खेती के ऊपर या फिर घुमंतू खेती के ऊपर। अब ये जो घुमंतू खेती की जो प्रथा थी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में थी, बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में ये फॉलो की जाती है। जैसे अगर आप जाएंगे अफ्रीका में या फिर दक्षिण अमेरिका में, अनेक इलाकों में इसको फॉलो किया जाता है। भारत और अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप यहां पर नाम देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान में नाम है दधा, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खंदाद, कुमरी, इस प्रकार के कुछ नाम है। भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बात करें तो घुमंतू खेती में होता क्या है। घुमंतू खेती में होता है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग इलाके में घूमते रहते हैं और एक बार में पूरे जंगल के एक छोटे से इलाके को साफ करते हैं। साफ करते हैं मतलब क्या, मतलब देखिए ये पूरा जंगल है। अब इस जंगल में पूरे इलाके में से इतना इलाका को क्या किया, यहां के पेड़ काटे, यहां के पेड़ को काट कर इन सभी पेड़ों को जला दिया। जलाकर क्या हुआ, राख हुआ। राख को पूरे जमीन पर छींट दिया और जब बारिश आई तो उसके बाद बीज लगा दिया और बीज से अनाज खुद से उग गया। और अनाज उगने के बाद क्या हुआ, यहां पर आपका जो एक प्रकार से खेती है वो हो गई। और खेती होने के बाद इसको एक साल या कुछ समय तक यहां पर खेती हुई, उसके बाद इस जमीन को छोड़ दिया। इस जमीन को छोड़कर चले गए दूसरे जगह, फिर यहां पर इतने बड़े इलाके में खेती की, वहां पर खेती करने के बाद फिर दूसरे इलाके में गए, यहां खेती की। अब इससे क्या होता है कि इस जमीन पर कुछ समय के बाद, मतलब 2 3 4 साल के बाद यहां पर फिर से पौधे उग जाएंगे। पौधे उग जाएंगे और साथ में यहां पर इस जमीन की उर्वरकता बढ़ जाएगी, तो फिर से यहां पर आके ये लोग खेती कर लेंगे। तो इस प्रकार से घूम घूम कर घुमंतू खेती हुआ करती थी और इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा किसका, इस पूरे कानून का। ठीक है। अब यहां पर यही प्रक्रिया बताई गई है कि घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर दो एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाएं। इस भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग, जैसे कि भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलियां। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो समझ गए कि भाई घुमंतू खेती क्या होती है, झूम खेती क्या होती है। लेकिन जो यहां पर यूरोपीय वन रक्षक थे, यानी कि जो वन संभालने का जिम्मा जिनके ऊपर था, उनको यह पूरी प्रथा जो थी ये सही नहीं लगती थी। उनको बहुत नुकसानदेह लगती थी। क्यों लगती थी, उनको लगता था कि यहां पर जो एक प्रक्रिया है जिसको कि फॉलो करके कुछ सालों के अंतराल में खेती होती है, इस प्रकार की अगर प्रक्रिया चलती है तो इससे किसी भी जमीन पर आपको इमारती लकड़ी का उत्पादन नहीं हो सकता है। यहां पर इमारती लकड़ी अच्छी तरीके से नहीं उग सकते, मतलब इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उग सकते हैं। इस वजह से यहां पर घुमंतू खेती हमें बंद करनी होगी। अगर जंगल में घुमंतू खेती होगा तो जंगल के किसी भी इलाके में इमारती लकड़ी नहीं उगेगी और हमें वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। समझ गए, ये तो पहला कारण था जिस वजह से घुमंतू खेती अंग्रेज पसंद नहीं करते थे।
इसके बाद यहां पर आगे कारण यह भी है कि कई बार क्या होता था कि जब वहां पर जंगल को साफ करके जलाया जाता था तो उससे जंगल में आग लगने का डर रहता था और अच्छी जो लकड़ियां होती थी उनको जलकर खत्म होने का डर रहता था। इस वजह से यहां पर अंग्रेज जो थे वो घुमंतू खेती को पसंद नहीं करते थे। एक और कारण था, कारण यह था कि घुमंतू खेती करने के कारण जो सरकार थी वो लगान का हिसाब सही से नहीं रख पाती थी, टैक्स सही से नहीं ले पाती थी, तो इस वजह से भी सरकार इस चीज को पसंद नहीं करती थी और वो घुमंतू खेती को रोकना चाहती थी। समझ गए? और घुमंतू खेती को एक प्रकार से सरकार ने क्या कर दिया, रोक दिया, बैन लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इस चीज की वजह से, बैन लगाने की वजह से, रोकने की वजह से बहुत सारे समुदाय जंगल में ऐसे थे जो कि घुमंतू खेती करके ही अपनी जीविका चलाते थे, उनको एक प्रकार से विस्थापन होना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या किया, अपना पेशा बदल लिया, मतलब कहीं पर जाकर जमीन लेकर खेती करने लगे, वहीं पर बस गए, या फिर कुछ लोग जो थे वो विद्रोह करके प्रतिरोध करने लगे, बहुत सारी चीजें करने लगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रथा थी ये एक प्रकार से समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारे सामने क्या, शिकार की आजादी किसे थी। अब यहां पर हमने बात किया कि जब वन अधिनियम बनाए गए तो वन अधिनियम में जो आम लोग थे, गांव वाले थे, उनको एक प्रकार से वन में जाकर किसी भी प्रकार से आपको जंगलों में या फिर उस इलाके में हिरन, तीतर, इस प्रकार की चीजों के शिकार करने की परमिशन नहीं थी। पहले जो लोग थे, मतलब जो जंगलों के आसपास रहते थे, वो अपने बहुत सारे जो जीवन यापन की जरूरतें थी, मतलब जो भोजन की जरूरत थी, उसको पूरा करते थे शिकार करके। जैसे हिरन का शिकार कर लिया, तीतर या फिर छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लिया, उससे अपना पेट भर लिया, अपनी जरूरत पूरी कर ली। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये सारी चीजें अब एक प्रकार से गैर कानूनी हो गई थी, क्योंकि सरकार ने इन सभी चीजों के ऊपर बैन लगा दिया था, इन सभी चीजों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और ये जो पारंपरिक एक प्रकार से प्रथा थी कि लोग जो थे वो जंगलों के ऊपर निर्भर थे, जंगलों से अपनी जरूरतें पूरी करते थे, वो एक प्रकार से खत्म कर दी गई। अगर कोई भी व्यक्ति शिकार करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे दंड दिया जाता था, उसे एक प्रकार से दंड दिया जाता था, मतलब सजा हो, जेल में हो, जो भी होता होगा वो दिया जाता था। अब यहां पर एक तरफ हमने क्या देखा कि लोगों को, गांव के लोगों को, भारत के लोगों को रोका गया कि भाई देखो तुम लोग क्या करो, तुम लोग जो है जंगल में मत जाओ, जंगल में जाकर किसी भी प्रकार का शिकार मत करो। ठीक है, लेकिन वही जो बड़े बड़े जानवर थे, बड़े बड़े जानवर कहने का मतलब क्या, जैसे बाघ जो थे या फिर तेंदुए थे, इन सब का शिकार बहुत बड़े स्तर पर किया गया, बहुत ज्यादा संख्या में किया गया हिंदुस्तान में। और जो बाघ थे और जो दूसरे जानवर थे जैसे कि तेंदुए हो गए, भेड़िए हो गए, ये सारे जानवर बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे और इन जानवरों का शिकार पहले जमाने में बहुत ज्यादा होता था। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भी जो ये जानवर थे, बाघ, तेंदुआ या फिर आपका जो भेड़िए वगैरह हैं, उनका शिकार बहुत होता था। लेकिन बहुत का मतलब ऐसा नहीं कि हजारों लाखों की संख्या में नहीं, कुछ लोग गए, घूमने गए, शिकार किया, शिकार को खेल के रूप में मजा लिया, हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया है कि अगर आप मुगल कलाकृतियां देखेंगे, पेंटिंग वगैरह देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो शहजादे हैं, सम्राट हैं, वो जाते हैं, शिकार का मजा लेते हैं। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, इस समय में बड़े बड़े जानवरों का शिकार इतने ज्यादा संख्या में किया गया कि ये सारे जो प्रजातियां थी वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जैसे यहां पर भारत में बात करें तो भारत में जो चीता प्रजाति है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, उसकी एक भी संख्या नहीं है, एक भी नहीं बचे हैं। आजकल शायद साउथ अफ्रीका से 2-4 या कुछ चीते लाए गए हैं ताकि भारत में उनकी संख्या फिर से बढ़ाई जा सके। अब यहां पर देखिए, एक अंग्रेजी व्यक्ति है जिसने क्या किया है, शिकार किया है इतने सारे बाघों का। ठीक है, अब यहां पर एक तरफ ये लोग क्या करते थे, भारत के लोगों को शिकार करने से रोकते थे, और वहीं दूसरी तरफ ये सारे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब यहां पर अंग्रेज जो थे इन बड़े जानवरों का शिकार क्यों करते थे? बड़े जानवरों का शिकार अंग्रेज इस वजह से करते थे क्योंकि जो अंग्रेज थे उनकी नजर में बड़े जानवर जैसे कि आपको बाघ हो गया, भेड़िया हो गया या फिर तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, ये सारे जो जानवर थे ये एक प्रकार से आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे।
बर्बर समाज, जंगली समाज के प्रतीक चिन्ह थे। मतलब कि एक सभ्य इंसानी समाज में ये सारे जानवर नहीं होने चाहिए। किसी भी इलाके में जहां पर इंसान रहते हैं वहां पर ये जानवर नहीं होने चाहिए, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। इस वजह से अंग्रेज मानते थे कि हम जो हैं, मतलब अंग्रेज जो हैं, वो इन सभी जानवरों को मारकर हिंदुस्तान को क्या कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, सिविलाइज्ड बना रहे हैं, रहने का तरीका, जीने का तरीका सिखा रहे हैं। समझ गए? जैसे जो बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार जो था उसको करने पर इनाम दिया जाता था, और यहां पर एक प्रकार से यह कहा जाता था कि इन जानवरों से किसानों को खतरा है, और किसानों को खतरा है इस वजह से इन जानवरों का शिकार कर लो। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर दिया गया है कि 1875 से 1925 के बीच में इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए मारे गए, और 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मार गिराए गए। अब आपको लग रहा होगा कि 80,000 बाघ बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो असलियत जान लीजिए कि आज के समय में पूरी दुनिया में मात्र 1500 बाघ बचे हुए हैं। मात्र और मात्र, लगभग 1500, थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग मात्र 1500 बाघ बचे हैं। और यहां पर 50 सालों में सिर्फ और सिर्फ भारत में 80,000 बाघ मारे गए थे। इसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए, और इसके पहले भी बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि बाघ का शिकार एक प्रकार का खेल बन गया, यहां पर ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है अंग्रेज, जिसका नाम है लॉर्ड रीडिंग, इसने शिकार करके इतने सारे बाघ को मारकर खुद को एक प्रकार से बड़ा दिखाया है। बड़ा दिखाया है मतलब क्या? मैं ताकतवर हूं, मैं एक प्रकार से बहुत मजबूत हूं, इस प्रकार की चीजें। अब यहां पर आगे कहा गया कि एक अंग्रेजी अफसर था जिसका नाम था जॉर्ज यूल। इसने कुल मिलाकर अकेले ही 400 बाघों को मारा था, और प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। मतलब कि वहां पर आप जाइएगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर शिकार करना है, इसके अलावा उस इलाके में जाकर आप कुछ और नहीं करेंगे, वहां पर आप खेती नहीं करेंगे, और भी चीजें नहीं करेंगे। मतलब कोई भी दूसरा कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएगा अंग्रेज होगा या फिर भारतीय, जो भी जाएगा सिर्फ और सिर्फ शिकार करने जाएगा। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। मतलब कि जो पर्यावरणविद थे, जो प्रकृति के बारे में चिंतन करते थे, मनन करते थे, उन्होंने कहा कि इन सभी जानवरों को बचाइए, इनको खत्म मत कीजिए। तब जाकर यहां पर क्या हुआ, एक प्रकार से कुछ बदलाव आया, और देश के आजाद होने के बाद बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। तब जाकर यहां पर जो आबादी है उसकी खात्मे को रोका जा सका। जैसे बाघ की आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बहुत सारे नियम कानून हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह बनाए गए हैं, तो वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि भारत में जो बाघों की आबादी है उसको फिर से बढ़ाई जा सके। ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है 2.4, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब जंगलों के ऊपर वन विभाग का नियंत्रित हो गया, तो यहां पर लोगों को बहुत प्रकार के नुकसान हुए। क्या नुकसान हुए हम बात कर चुके हैं। लोग, यानी जो ग्रामीण लोग थे, खासकर जो आदिवासी लोग थे, वो जंगलों में नहीं जा सकते थे। उनके ऊपर केस हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, सजा होता था अगर वो पकड़े जाते थे जाते हुए। तो बहुत प्रकार के नुकसान थे लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को नुकसान थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको व्यापार के मामले में फायदा हो गया। मतलब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे समुदाय या फिर बहुत सारे गांव ऐसे थे जिन्होंने अपने पुराने तौर तरीके को छोड़ दिया और नए प्रकार से वन उत्पादों का एक प्रकार से व्यापार करके काफी फायदा कमाना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे यहां पर कहता है कि महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। क्या दिखता है भाई, कि जो यहां पर जंगल थे वहां पर जंगली उत्पादों का व्यापार बहुत ज्यादा होने लगा और उससे लोग अपना जीवन यापन करने लगे। जैसे यहां पर कहता है कि 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रही मैनियाक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुंदुकुरु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर लोग व्यापारियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए रबड़ बनाने के लिए एक पदार्थ होता है, रबड़ के जो पौधे होते हैं उसमें से लेटेक्स निकलता है, मतलब दूध जैसा पदार्थ निकाला जाता है, उसको ये लोग बेचते थे और उससे रबड़ बनाया जाता था।
आगे कहता है कि कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। अब ये यहां पर ब्राजील के बारे में बात कर रहा है। वहां पर पहाड़ी इलाके में, ऊंचे इलाके में रहते थे, वो धीरे 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 नीचे की ओर आ गए, पहाड़ के निचले इलाके में, मतलब घाटी प्रकार का इलाका है, वहां से फिर ये व्यापारियों पर निर्भर हो गए अपने फायदे के लिए, अपने जीवन यापन को करने के लिए। अब यहां पर कहता है कि हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सिंग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राय के व्यापार के सबूत मिलते हैं। मतलब भारत में भी जो वन उत्पाद थे उनका व्यापार होता था। कैसे होता था भाई? तो भारत में जो आदिवासी समुदाय थे वो वनों से जो उत्पाद थे उनको जमा करते थे, वनों से चीजों को लाते थे, जैसे जो हाथी थे उनके दांत हो गए, घास हो गए, जो भी चीज होते हो, जो भी बाहर के लोगों को जरूरत होते हैं, वो आदिवासी समुदाय के लोग उसको जमा करते थे। फिर ये जो घुमंतु समुदाय थे, जैसे बंजारा एक समुदाय है, ये समुदाय के लोग जब वहां पहुंचते थे तो उनको आदिवासी समुदाय के लोग बेच देते थे और ये फिर दूसरे इलाके में ले जाकर इन सामानों को बेच देते थे। तो इस प्रकार से यहां पर भारत में पहले के जमाने में, बहुत पहले के जमाने में जो आपको वन व्यापार है, मतलब वन उत्पादों का व्यापार है, वो चलता था, ठीक है। लेकिन जब यहां पर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में जो जंगल थे, यहां जो वन उत्पाद होते थे, इनका व्यापार पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, सरकारी नियंत्रण में ले लिया। और इससे क्या हो गया? इससे ब्रिटिश सरकार ने जो भी एक प्रकार का व्यापार था जंगलों के सामानों से संबंधित, उसका जो कंट्रोल था, उसका मालिकाना हक था, वो कई सारे आपको बड़ी बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को दे दी। मतलब यहां पर भी व्यापार करके भी लोग फायदा नहीं कमा सकते थे, ये आप एक प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। स्थानीय लोग जो थे उनको शिकार करने, पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई, वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इस प्रक्रिया में उदाहरण के लिए दिया गया है मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरोवा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई? जो लोग पहले जंगलों के ऊपर निर्भर थे वो खत्म हो गए, उनका जीविका छीन लिया गया, उनको दूसरे प्रकार से अब अपना जीवन यापन करने के लिए निर्भर होना पड़ा। इसमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। अपराधी कबीले क्यों कहा जाने लगा? कहा इसलिए जाने लगा कि ये लोग एक प्रकार से ऐसा जीवन जीते थे जो कि अंग्रेजों के हिसाब से नहीं था। अंग्रेज उसको पसंद नहीं करते थे। अंग्रेजों ने नियम बनाया था जंगल में मत जाओ, ये लोग जंगल में जाते थे। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाने लगा? अपराधी कबीला कहा जाने लगा। और ये लोग सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बंगालों में काम करने को मजबूर हो गए। मतलब ये लोग पहले आजाद होकर जंगलों में घूमते फिरते थे, इनको अपराधी कहा जाने लगा और फिर इनको जबरदस्ती पकड़कर लाया गया और यहां पर फैक्ट्रियों में, खदानों में और बगानों में इनसे काम करवाया जाने लगा। समझ गए? आगे यहां पर कहता है कि काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ था। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उड़ांव और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य स्थितियां उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहां पर नए जगहों पर लोगों को नौकरियां मिली, नए जगहों पर काम मिले। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि चाय के बागानों में उनको जबरदस्ती भर्ती करके काम करवाया गया। वहां पर काम करने के दौरान उनको वेतन बहुत कम मिलता था, रहने का सुविधा बहुत अच्छा नहीं था, उनको एक प्रकार से कार्य स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं होती थी और वो आसानी से घर भी वापस नहीं आ सकते थे। तो भाई उनका जीवन बेहतर हुआ या खराब हुआ? भाई पहले से तो खराब ही हो गया ना। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे भारत में आप समझ सकते हैं थी, ठीक है। अब यहां पर इजारेदारी एक शब्द है जिसका मतलब होता है एकाधिकार। मतलब कि जैसे अंग्रेजी सरकार जो थी वो यूरोपीय कंपनियों को जंगलों की इजारेदारी देती थी, मतलब एकाधिकार। वहां पर अंग्रेजों के अलावा, उस कंपनी के अलावा कोई भी जाकर वहां पर काम नहीं करेगा, वहां से सामान नहीं उठाएगा या फिर सामान नहीं बेचेगा। यही चीज इसका मतलब हुआ। अब यहां पर इसके बाद बात करें तो आगे हमारे सामने है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 का नाम क्या है? नाम है वन विद्रोह। मतलब जंगलों में विद्रोह हुआ। कैसा विद्रोह, कौन सा विद्रोह, यह चीज अब हमें समझना है। तो सबसे पहले सोचने और समझने वाली बात यह है कि भाई आखिर विद्रोह हुआ क्यों?
तो भाई विद्रोह हुआ इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में साथ में दुनिया के दूसरे इलाकों में भी जहां पर एक प्रकार का उपनिवेश बनाया गया था, उन सभी जगहों पर जितने भी वन्य समुदाय रहते थे उन सभी पर कई सारे बदलाव एक प्रकार से थोपे गए थे। मतलब जैसे हमने देखा कि भारत में कई सारे कानून बना दिए गए थे और उससे ग्रामीण लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को, जिनका जंगल में आना जाना था, उनको बहुत परेशानी होती थी। वैसे ही दुनिया में दूसरे देशों में भी कानून बनाए गए जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगी और उन्होंने एक प्रकार का विद्रोह भी किया। तो यहां पर भारत में बात करें तो भारत में कई प्रकार के वन विद्रोह हुए जहां पर कि वन्य समुदायों ने भाग लिया था। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनमें आप देख सकते हैं संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू, साथ में छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा विद्रोह किया गया और इन सबों को आज भी लोक गीतों में और साथ में लोक कथाओं में याद किया जाता है कि इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों के नायक के रूप में आज अपना योगदान दिया था। ठीक है, अब यहां पर हमको जो इस टॉपिक में, यहां पर इस अध्याय में जिस विद्रोह की बात करनी है, यह विद्रोह हुआ था बस्तर में। आज के समय में बस्तर एक जिला है, उस समय में बस्तर एक रियासत हुआ करता था, जहां पर 1910 के आसपास में ऐसा ही एक विद्रोह हुआ था। उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर सबसे पहले आप जान लीजिए बस्तर के बारे में। तो बस्तर, जैसा कि मैंने बताया कि बस्तर क्या है, आज के समय में एक जिला है। अब जिला कहां का है? जिला है छत्तीसगढ़ का। अब ये यहां पर आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, भारत में यहां पर है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका नीचे का इलाका है, नीचे का इलाका कहने का मतलब कि जो दक्षिणी हिस्सा है, इस तरफ है आंध्र प्रदेश, इस तरफ है उड़ीसा और साथ में कुछ और राज्य, मतलब एक प्रकार से आपको राज्य के कोने पर यहां पर बस्तर मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर यही चीज कहता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र की सीमाओं के साथ लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर जो है उसका केंद्रीय भाग क्या है? पठारी है। मतलब कि बीच का इलाका पठारी इलाका है। पठारी इलाका मतलब ऊपर से समतल, और इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। मतलब कि बस्तर के ऊपर वाले इलाके में, मतलब नक्शा में ऊपर के इलाके में क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान, और बस्तर के नीचे वाले इलाके में क्या है? गोदावरी का मैदान है। ठीक है, अब मैदान क्या होता है आपको पता होगा, समतल भूमि जहां पर खेती वगैरह हो सकती है, इस प्रकार की मैदान की बात हो रही है। पठार क्या होता है यह भी आपको पता है, आपने एक प्रकार से ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मारिया, मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। मतलब कि जो बस्तर का इलाका है वहां पर कई प्रकार के आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। मतलब ये सभी जो हैं इनका एक प्रकार का रीति रिवाज एक जैसा है, लेकिन फिर भी इनके समुदाय अलग अलग हैं और इनका जो जबान है, बोलने का तरीका है, लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा अलग अलग, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां से अब बस्तर के लोगों की बात शुरू होती है जंगल के साथ उनका जो जुड़ाव है उसके बारे में, कि जो बस्तर के लोग हैं वो मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है। ठीक है, मतलब जो धरती है वो मां है और उसने हमको क्या किया है? जमीन दिया है। हर एक गांव को रहने के लिए घर और जमीन किसने दिया है? धरती मां ने दिया है। और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब यहां पर जो जमीन दी गई है धरती मां के द्वारा, उसके बदले में एक प्रकार का आभार प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? धरती मां को चढ़ावा चढ़ाते हैं। और साथ में यहां पर रहने वाले लोग जो हैं, बस्तर में रहने वाले लोग जो हैं, वे नदी, जंगल और साथ में पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। मतलब कि यहां पर नदी को भी एज अ भगवान माना जाता है, जंगल की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की भी पूजा की जाती है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग अपनी सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। अब यहां पर क्या है कि जितने भी गांव हैं बस्तर में, उन सभी की एक निश्चित चौहद्दी है,
कि भाई हमारा सीमा यहां तक, यहां के बाद दूसरा गांव है, यहां के इस तरफ मेरा गांव, इस तरफ मेरा गांव यहां तक, तो अपनी चौहद्दी पता है कि भाई मेरी सीमा कहां तक है। अब इस चीज की वजह से यहां पर जो लोग होते हैं वो अपने गांव में जो एक प्रकार की जो भी प्राकृतिक संपदा है उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको एक प्रकार से देखभाल करते हैं अपने गांव में। मतलब कि हर गांव का व्यक्ति अपने गांव के प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा करेगा, देखभाल करेगा। बगल वाले गांव का व्यक्ति अपने गांव का देखभाल करेगा, वैसे ही हर एक गांव के लोग जो हैं अपने प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अगर कभी भी किसी भी गांव के व्यक्ति को दूसरे गांव से कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, जैसे कहीं भी अगर जंगल से लकड़ी लेनी है या कुछ और लेना है, तो यहां पर इसके बदले उस व्यक्ति को दूसरे गांव को जाकर कुछ शुल्क देना पड़ेगा, कुछ पैसे या फिर जिस प्रकार जो भी शुल्क होता हो वो शुल्क देना पड़ेगा। और इस शुल्क को क्या कहा जाएगा? इस शुल्क को देवसारी, डांड या फिर मान कहा जाएगा। ठीक है, कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं। वहां पर कई सारे गांव जो थे वहां पर गांव के जंगलों की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखे जाते थे। ये चौकीदार जो होते थे इनको वेतन मिलता था। अब ये वेतन नोट नहीं मिलता था, यहां पर जो वेतन दिया जाता था वो हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था और अनाज के रूप में वेतन दिया जाता था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता था कि जो ये बस्तर का इलाका था, यहां पर हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने के गांव के मुखिया जुटते हैं। परगना का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से गांव का समूह, 10, 20, 50 गांवों का समूह जो है, वहां पर सभी गांवों के मुखिया जो हैं जुटेंगे और जितने भी मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, जैसे जंगल का मुद्दा, पानी का मुद्दा और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर जो बस्तर के लोग थे वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो यहां पर बस्तर के बारे में हम जान गए कि लोगों के जीने का तरीका क्या था। अब यहां पर बात आती है कि भाई बस्तर के इलाके में भी जैसा कि पूरे भारत में हो रहा था, उसी प्रकार से बस्तर में भी जो अंग्रेज थे उनके नियम कानून लागू कर दिए गए। कौन से नियम कानून भाई? जंगल से जुड़े हुए नियम कानून लागू कर दिए गए। तो यहां पर यही कहता है कि औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रहण पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि बस्तर के 2/3 हिस्से को क्या किया गया? एक प्रकार से आरक्षित घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बस्तर में जो जंगल है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वहां पर पेड़ बहुत ही ज्यादा संख्या में घने हैं। वहां पर जो जंगल है, वहां पर जो पेड़ हैं वो काफी अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थे। इसलिए वहां के जंगलों को क्या किया गया? आरक्षित घोषित कर दिया गया। वहां पर लोगों को जंगलों के अंदर शिकार करना या फिर वहां से कुछ भी प्राप्त करना रोक लगा दिया गया। घुमंतु खेती वहां पर बंद कर दी गई। तो इन सभी चीजों से बस्तर के जो ग्रामीण लोग थे वो काफी परेशान हो गए, काफी उनको चिंता होने लगी। अब यहां पर क्या था? यहां पर अंग्रेजों ने कुछ गांवों को एक प्रकार से आरक्षित वनों में रहने की इजाजत दी कि भाई देखो, तुम लोग का गांव अगर आरक्षित वन में है, ठीक है, तुम लोग रह लो, बाकी लोग को क्या करो, बाहर जाने दो। तुम लोग कुछ 2, 4, 3, 5 जो भी गांव है उनको रहने दो। उसका शर्त क्या था? ऐसा नहीं था कि फ्री में रहने दिया था, उसके बदले अंग्रेजों ने शर्त लगाया था। शर्त क्या था? शर्त यह था कि ये जो गांव आरक्षित वन में जो गांव हैं, जो कि वहां पर लोग रहेंगे उस गांव में, इन लोगों को, वन विभाग को क्या करना होगा? पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम फ्री में करना होगा। मतलब इनको कोई वेतन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और फ्री में काम करना होगा। किसके लिए? पेड़ों की कटाई का काम करने के लिए और ढुलाई का काम करने के लिए। और जंगल को आग से बचाए रखना होगा। यह भी इनको एक प्रकार से जिम्मेदारी दे दी गई। इन्हीं गांवों को बाद में क्या नाम दिया गया? वन ग्राम का नाम दिया गया। ठीक है, बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या फिर मुआवजे के हटा दिए गए। बाकी जितने भी गांव थे, इन वन ग्रामों को छोड़कर जितने भी गांव थे, उन सभी को गांव को खाली करवा दिया गया, जंगलों से बाहर निकाल दिया गया, लोगों को वहां से हटा दिया गया।
काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 1900 और फिर 1907-8 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर बात है कि जो अंग्रेज हैं उनके कई सारे कदम पहले से ही ऐसे चले आ रहे थे जिसकी वजह से लोग गुस्सा थे। लोगों को बहुत परेशानी थी। क्या परेशानी थी भाई? अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया था, मतलब टैक्स बढ़ा दिया था। इसके साथ ही जो अफसर थे वो बेगार का काम करवाते थे। बेगार मतलब वेतन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में तुमको काम करना है, ये बेगार करवाते थे। और साथ में बहुत सारी चीजों की मांग की जाती थी। तो इस चीज की वजह से लोग बहुत गुस्सा थे। फिर साथ में यहां पर अकाल भी आ गया था। कब? 1899 से 1900 ईस्वी और 1907 से 8 के बीच में क्या हुआ था? अकाल आया था इस इलाके में। तो लोग एक प्रकार से परेशान भी थे और गुस्सा भी थे। ठीक है, तो यहां पर जब एक प्रकार से क्या किया गया, आरक्षण का काम किया गया, मतलब जमीनों को, जंगलों को आरक्षित कर दिया गया, तो यहां पर लोगों के मन में जो गुस्सा था वो फूटकर सामने आ गया। वो एक प्रकार का क्या हो गया? विद्रोह हो गया, विस्फोट हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने बाजारों में, जहां भी बाजार होता था, जहां भी लोग जमा होते थे, चाहे वो बाजार हो, त्योहार हो, जहां कहीं भी लोग एक प्रकार से जमा होते थे, वहां ये लोग, चाहे वो मुखिया, पुजारी, जो भी मुख्य लोग थे, जो भी एक प्रकार से लीडर जैसे लोग थे, ये क्या करते थे? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते थे कि भाई देखो यहां पर यह समस्या है, हमारे गांव में यहां पर जमीन में प्रॉब्लम है, अंग्रेजों ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है, हमारे गांव को खाली करवा रहे हैं। इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर चर्चा करना शुरू किया। अब यहां पर देखिए, कहता है कि कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। क्यों आगे थे भाई? क्योंकि इनके इलाके में जो आरक्षण था वो सबसे पहले लागू हुआ था और यहां पर इन लोगों को सबसे पहले निकाला जा रहा था। इस वजह से ये लोग बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठा रहे थे। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, मतलब कि इस पूरे आंदोलन का ऐसा नहीं था कि कोई एक लीडर था जिसने कि पूरे आंदोलन चलाया और जिसके लीडरशिप में पूरा आंदोलन चला, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुंडाधुर और ये नेथानार गांव के थे। इनको एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था कि मतलब होता है ना कि भाई एक आंदोलन हो रहा है, उसमें एक बहुत अच्छे नेता है, बहुत महत्वपूर्ण नेता है जिसकी बात सब कोई सुनते हैं। तो वैसे नेता थे कौन? गुंडाधुर। अब ऐसा नहीं था कि यही आंदोलन चला रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। हां, बस लोग इनको मानते थे, सुनते थे, ये चीज थी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता थे, लोकल नेता, जिनको लोग एक प्रकार से मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। आगे कहता है कि 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। मतलब यहां पर क्या हो गया? लोगों के बीच में टहनियां बांटी गई, मिट्टी के ढेले बांटे गए, मिर्च और तीर जो थे, तीर कमान, वो गांव गांव में लोगों तक पहुंचाई जाने लगी। ये जो चीजें पहुंचाई जा रही थी गांव गांव तक, ये एक प्रकार से लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था कि भाई लो, ये तुम्हारे लिए है, तुमको भी आना है बगावत में, तुमको भी बगावत करना है। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद दी, क्योंकि सभी लोग परेशान थे और सभी लोगों के परेशानी की वजह से हर एक गांव से, हर परिवार से कुछ ना कुछ मदद दी गई ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके और इस आंदोलन को चलाया जा सके। आसपास के जितने भी बाजार थे, बाजार को लूट लिए गए, अफसरों को एक प्रकार से, और अफसरों और व्यापारियों के घर लूट लिए गए, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा गया या फिर जला दिया गया और साथ में अनाज का पुनर्वितरण किया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब एक प्रकार से जो अनाज था वो लोगों के बीच में दोबारा बांट दिया गया और जिन लोगों पर भी इस आंदोलन में हमला किया गया था वो किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। मतलब कि एक प्रकार से यह आंदोलन पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ था और अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ था। इस वजह से अंग्रेजों से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, चाहे वो व्यापारी थे, चाहे वो सरकारी अफसर थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, पुलिस थाने थे, सभी चीजों को हमला किया गया। सभी को एक प्रकार से क्या किया गया? टारगेट किया गया। अब यहां पर यही चीज कहता है कि इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था।
क्यों भाई? जगदलपुर एक प्रकार का उस इलाके का मुख्य इलाका था, आप कह सकते हैं, मुख्य शहर कह सकते हैं, या फिर मुख्य टाउन कह सकते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे, आदिवासी नेताओं ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी फौज ने क्या किया? तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। उसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजी सरकार जो थी उसने ताकत का इस्तेमाल किया और ताकत का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की या फिर प्रयास किया। लोगों को गोलियां चलाई, मार दिया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, उनको सजा दिया गया, उनको कैद किया गया। जिस प्रकार से हो सकता था उनको एक प्रकार से यह आंदोलन खत्म करने की कोशिश की गई। अब यहां पर एक व्यक्ति की कहानी है जो कि इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताता है। आप उसके बारे में यहां पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर आगे कहता है कि अंग्रेजों को नियंत्रण पाने में 3 महीने का समय लग गया, फरवरी से मई का समय लग गया, फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन का असर पड़ा, और असर यह पड़ा कि जो आरक्षण का काम चल रहा था, जमीनों को या फिर जंगलों को आरक्षित करने का काम चल रहा था, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और साथ में आगे चलकर ये जो योजना थी जमीन को, जंगल को आरक्षित करने का, वो 1910 में जितनी थी उससे आधे इलाके को मात्र आरक्षित किया गया। मतलब कि बहुत बड़े इलाके को आरक्षित वन से बाहर कर दिया गया। जहां पर बस्ती गांव वगैरह थी वहां पर आरक्षित वन से उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। आजादी के बाद में भी यहां पर एक प्रकार से आंदोलन चलते रहे हैं, जंगलों को सुरक्षित करने के लिए, जंगलों को बचाए रखने के लिए, और जंगलों पर जो वहां के वन्य समाज है उनका अधिकार बनाए रखने के लिए। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर कहा गया है कि 1970 के दशक में जो विश्व बैंक है उसने एक प्रस्ताव दिया था कि यहां पर जो कागज उद्योग है उसको लुगदी देने के लिए यहां पर 4600 हेक्टेयर में जो साल के वन है उनको काट कर हटाकर यहां पर देवदार के पेड़ लगाए जाएं, जिससे क्या होगा, यहां पर जो कागज उद्योग है वो बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन यहां पर जो स्थानीय पर्यावरणविद थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने इस बात को खारिज किया और ये जो परियोजना थी इसको रोक दिया गया। अब यहां पर इसके बाद अभी तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमारे देश भारत में, भारत के एक इलाके में, बस्तर में किस प्रकार से आंदोलन चला। इसके बाद यहां पर कहता है कि अब हम एशिया के दूसरे हिस्से में देखेंगे कि लोगों ने कैसे जो उपनिवेश था या फिर जो अंग्रेज कहना सही नहीं होगा क्योंकि वहां पर डच शासन कर रहे थे इंडोनेशिया में, तो उनके द्वारा जो कानून बनाए गए उसको किस प्रकार से टैकल किया, सामना किया, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि वहां क्या क्या घटनाएं हुई। अब यहां पर टॉपिक क्या है? जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा में क्या बदलाव हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सारी चीज हम यहां पर पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर कौन सा है? टॉपिक नंबर है 4। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें तो सबसे पहले यह समझ लेना है कि भाई जावा है कहां। अब देखिए, जावा जो है वो इंडोनेशिया देश का हिस्सा है। जावा जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया देश का हिस्सा है। अब इंडोनेशिया देश की बात करें तो इस देश में कई सारे द्वीपों का ये समूह है। मतलब कि जो इंडोनेशिया देश है उसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 2 से 3 हजार के द्वीप समूह का ये हिस्सा है। मतलब कि 2 से 3 हजार द्वीपों से बना हुआ देश है। तो यहां पर सबसे पहले देख ले कि जावा है कहां पे। यह हमारा भारत हो गया, भारत यहां पर है। इसके नीचे इस तरफ आएंगे साउथ ईस्ट एशिया में, तो यहां पर आपका आ जाता है देश इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया जो देश है वो यहां से द्वीप समूह शुरू होकर ये पूरा आपका इंडोनेशिया है। ठीक है। इसमें जो ये आपका द्वीप है, ये वाला जो द्वीप है ना, ये आपका है जावा द्वीप, ये है सुमात्रा द्वीप, ये है जावा द्वीप। तो इस द्वीप की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ था। तो आइए जरा सा शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, कैसे चीजें आगे बढ़ी थी। तो यहां पर कहता है कि जावा को आजकल हम चावल उत्पादक द्वीप के नाम से जानते हैं। मतलब कि यहां पर आज के समय में चावल बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन आज के कई साल पहले, कई सौ साल पहले क्या था, ये जो इलाका था एक जमाने में क्या था, वनच्छादित था। मतलब पूरी तरीके से जंगलों से भरा हुआ था, पेड़ पौधों से भरा हुआ था। यहां पर खेती नहीं होती थी और भी चीजें नहीं होती थी। अब यहां पर इंडोनेशिया जो देश था, यहां पर डच उपनिवेश था।
मतलब जो नीदरलैंड देश है उसके लोग यहां पर शासन करते थे, जैसे हमारे देश के ऊपर अंग्रेज करते थे, यहां पर नीदरलैंड के लोग करते थे, जिनको कि डच भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर भी जो डच सरकार थी उसने एक प्रकार का वन कानून बनाया था, जैसा कि अंग्रेजों ने भारत में बनाया था। अब यहां पर जो कानून बना था और भारत में जो कानून लागू हुआ था वो लगभग एक जैसा था, उसमें बहुत सारी समानताएं थी। और इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। मतलब जिस प्रकार से अंग्रेज यहां पर वन प्रबंधन कर रहे थे, जंगलों को मैनेज कर रहे थे, उसी प्रकार से इंडोनेशिया में भी डच लोग मैनेज कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो जावा इलाका है, जावा द्वीप है, वहां पर वन प्रबंधन की शुरुआत की गई थी। अब यहां पर भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बारे में हमने देखा कि उनको लकड़ी क्यों चाहिए था भाई? लकड़ी चाहिए था जहाज बनाने के लिए, लकड़ी चाहिए था स्लीपर बनाने के लिए। उसी प्रकार से यहां पर डच सरकार को भी क्या चाहिए था? लकड़ी चाहिए था जहाज बनाने के लिए और साथ में स्लीपर बनाने के लिए। 1600 ईस्वी में जावा जो द्वीप था उसकी आबादी थी मात्र 34 लाख, करीब 34 लाख थी। और यहां पर जो बहुत सारे इलाके थे वहां पर खेती होती थी, वहां पर लोग खेती करते थे, लेकिन ज्यादातर इलाकों में जंगल थे और जंगल में लोग जो थे वो घुमंतू खेती करते थे। जैसे हमारे देश के बहुत सारे इलाकों में एक प्रकार के ऐसे समुदाय रहते थे जंगलों में जो कि घुमंतू खेती करते थे, झूम खेती करते थे, उसी प्रकार से इस द्वीप के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो कि घुमंतू खेती करने का काम किया करते थे। अब यहां पर टॉपिक है 4.1 जावा के लकड़हारे। अब यहां पर जावा में लकड़हारों का एक समूह था, एक समुदाय था जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब यहां पर बात करें तो जावा में इस समुदाय का नाम क्या है? कलांग समुदाय। ये जो समुदाय है ये बहुत ही अच्छे लकड़हारे थे और साथ में ये घुमंतू किसान हुआ करते थे, घुमंतू खेती करते थे। अब इनका महत्वपूर्ण, कितने ये महत्वपूर्ण है ये इस बात से समझिए कि जो जावा द्वीप के ऊपर शासन करने वाला जो एक साम्राज्य था, एक रियासत था जिसका नाम था माताराम रियासत, इसका जब बंटवारा हुआ तो यहां पर जो इस द्वीप के ऊपर रहने वाले कलांग परिवार थे, कलांग समुदाय के लोग थे, जिनकी संख्या 6000 की थी, मतलब 6000 परिवार थे, इनको भी बराबर दो राज्यों में बराबर बराबर में बांटा गया। ये इतने महत्वपूर्ण थे। मतलब कि जो राजा जो है, राजा अपना रियासत बना रहा है, वहां पर वो हिस्से में क्या मांग रहा है? इन कलांग परिवारों को मांग रहा है कि भाई इनमें से कुछ हमारे राज्य में भी भेज दो। ठीक है। अब यहां पर बात है, कहता है कि ये इतने महत्वपूर्ण थे कि यहां पर जो सागौन की कटाई, सागौन की जो लकड़ियां होती हैं, पेड़ होते हैं, उसको काटना एक प्रकार से मुश्किल था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था। और राजाओं के महल बनाना या फिर कुछ भी करना बहुत आसान नहीं था इनके लिए। इसी वजह से आगे चलकर जब डच ने एक प्रकार का 18वीं सदी में वन पर नियंत्रण स्थापित किया, तब डच सरकार ने भी कोशिश किया कि ये जो कलांग परिवार हैं ये किसके लिए काम करें? डच सरकार के लिए भी काम करें। लेकिन क्या हुआ, 1770 में कलांग समुदाय के लोगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया और इसके खिलाफ प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब कि डच सरकार इनको अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कर रही थी, इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और एक प्रकार से इनके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर आगे बात करता है 4.2 डच वैज्ञानिक वानिकी। अब यहां पर फिर से शब्द आता है क्या? वैज्ञानिक वानिकी। भारत में कैसे वैज्ञानिक वानिकी हो रही थी ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जावा में डच सरकार कैसे वैज्ञानिक वानिकी कर रही थी। तो यहां कहता है कि 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रित स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच बंदिशें थोप दी। मतलब क्या हुआ? मतलब जंगल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, जंगलों के लिए कानून बना दिए गए कि कोई भी जंगल में नहीं जाएगा, जंगल से पेड़ नहीं काटेगा, कुछ भी लाएगा नहीं और कहीं कभी भी जंगल में जाएगा नहीं। अब यहां पर कहता है कि इसके बाद नाव या फिर घर बनाने जैसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब देखिए यहां पर बात है कि जो जावा है वो क्या है? एक द्वीप है, तो वहां पर आसपास के द्वीप तक जाने के लिए आपको नाव चाहिए।
अब नाव के लिए आपको लकड़ी चाहिए, लेकिन आप लकड़ी काट नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। और यहां पर कहता है कि जो आम लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काट सकते हैं, और उसमें भी बहुत कड़ी निगरानी है। बहुत ही चोरी छुपे काटना होता था या फिर बहुत निगरानी से वहां पर परमिशन मिलता था। साथ में जो ग्रामीण थे उनको जंगलों में मवेशी चराने का परमिशन नहीं, लकड़ी ढोने का परमिशन नहीं था। और जो रास्ते जंगल से गुजरते थे उस रास्ते से अगर कोई घोड़ा गाड़ी से जाता था या फिर जानवरों पर चढ़कर पार करने की कोशिश करता था तो उसके लिए भी लोगों को दंडित किया जाता था कि भाई तुम जंगल से होकर क्यों गुजर रहे हो, जंगल के रास्ते से क्यों जा रहे हो, इसके लिए भी लोगों को सजा दिया जाता था। अब यहां पर आगे कहता है कि भारत की ही तरह यहां भी जहाज और रेल लाइन के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी जो डच सरकार थी उसको क्या चाहिए था भाई, जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए था, रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर चाहिए थे, मतलब लकड़ी चाहिए थे। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर भी सरकार ने वन प्रबंधन और वन सेवा लागू कर दिया। जैसे भारत में वन सेवा लागू की गई थी, मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है उसको लागू किया गया था, वैसे यहां पर भी एक सर्विस बनाया गया, यहां पर भी कानून बनाए गए। और यहां पर आगे कहता है कि 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया था। मतलब 2,80,000 स्लीपर यहां से भेजे गए थे। अब आगे कहता है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती थी। मतलब कि यहां पर लोग चाहिए थे इन सभी चीजों के लिए काम करने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, तो सबसे पहले यहां पर डचों ने क्या किया, मतलब डच सरकार ने क्या किया कि जो खेती की जमीन थी उस पर टैक्स लगा दिया, और बाद में कुछ गांवों को एक प्रकार से छूट दे दी, टैक्स में छूट दे दिया कि भैया तुम लोग को टैक्स नहीं देना होगा। कैसे नहीं देना होगा, तो उसके बदले में तुमको क्या करना होगा, पेड़ काटने का काम करना होगा, लकड़ी ढोने के लिए भैंसा देना होगा, और ये काम तुम अगर फ्री में करोगे तब तुमको हम टैक्स में छूट दे देंगे। ठीक है, इस व्यवस्था को वहां पर ब्लैंडोंगेस्टन कहा गया। ठीक है, यह व्यवस्था का नाम है। अब ये क्या होता है ये पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में वन ग्राम वासियों ने लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, जो लगान माफी मिलती थी उसके साथ ही उसके बजाय क्या होने लगा, वहां पर वेतन मिलने लगा कि भाई काम करोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर उनकी जो खेती के अधिकार थे, जमीन वगैरह थी, उस पर भी बहुत तरीके के रोक लगा दिए गए। अब यहां पर टाइटल है, टॉपिक है 4.3 सामीन की चुनौती। अब यहां पर एक व्यक्ति की बात की गई है, ये जो व्यक्ति है ये एक प्रकार का विद्रोह या फिर विरोध शुरू करता है, उसकी बात करते हैं। कहता है कि यहां पर 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदु ब्लांगतुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ किया। मतलब कि भाई यहां पर सरकार जो है जंगलों पर निगरानी रख रही है, जंगलों पर हम लोगों को अधिकार लेने से रोक रही है, हमको जंगलों में जाने से रोक रही है। क्यों, ऐसा क्या है सरकार के पास? यहां पर इसका कहना था, इसका तर्क था कि क्योंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता है। मतलब कि यहां पर जो राज्य है, सरकार है, वो उसने ना तो हवा बनाया, ना पानी बनाया, ना जमीन बनाया और ना ही लकड़ी बनाई, तो फिर एक प्रकार से वो इस पर हक कैसे जताता है, इस पर हमको जाने से रोक कैसे सकता है? और इस चीज का जब इसने विचार विमर्श करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो बहुत ही जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वाले सामिन का दामाद भी सक्रिय था, मतलब सामिन जो था उसका दामाद भी इसमें शामिल था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन पर सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या विगार करने से इनकार कर दिया।
मतलब एक प्रकार से लोगों का विद्रोह था। मतलब मेन मुद्दा यहां पर यह है कि जब लोगों को एक प्रकार से दबाया गया, लोगों की बात नहीं मानी गई, उनको परेशान प्रताड़ित किया गया, तो जैसे भारत में लोगों ने एक प्रकार का विद्रोह किया था बस्तर में, उसी प्रकार से यहां पर जंगल में रहने वाले लोगों ने यहां पर विद्रोह किया डचियों के खिलाफ। मतलब की बात यहां पर है कि सरकार कोई भी हो, अगर वो दमन का काम करती है तो उसके खिलाफ लोग विद्रोह करेंगे। अब यहां पर जावा कहां है यह दिखाया गया है, मैं तो आपको पहले ही दिखा चुका हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर टॉपिक क्या है, टॉपिक है 4.4 युद्ध और वन विनाश। अब यहां पर आपको समझना यह है कि यहां पर कहता है कि पहला और द्वितीय विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा, बहुत ज्यादा असर पड़ा भाई। जंगल बहुत बड़े स्तर पर काटे गए जिस समय विश्व युद्ध चल रहे थे। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले, पहले विश्व युद्ध से पहले तक जो यहां पर सरकार थी, जो यहां पर काम कर रही थी, जो वन को संभाल रहे थे लोग, वो लोग बहुत प्लानिंग कर रहे थे कि भाई कितना पेड़ काटना है, कितना पेड़ काटेंगे कि 10 साल तक, 20 साल तक, 100 साल तक हमको पेड़ का आपूर्ति होता रहे। इसकी प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, सारे प्लान इन लोगों ने छोड़ दिए, सब चीज छोड़ा। बोला कि भाई कितना चाहिए पेड़, 1 लाख पेड़ चलो काटो, 10 लाख पेड़ चलो काटो, तुरंत काट के भेजो। क्यों भाई? क्योंकि हमें विश्व युद्ध जीतना है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही चीज यहां पर कहता है। अब यहां पर कहता है कि जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म करो और भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठे के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक बात समझना होगा कि जो जावा है यहां पर जापानियों का कब्जा हो गया था। कब भाई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस समय अगर बात करें तो ये जो जावा द्वीप समूह था और इस इलाके के कई सारे द्वीप जो थे उस पर किसका कब्जा हो चुका था? जापानी सरकार या फिर जापानी सेना का कब्जा हो चुका था। इसके साथ साथ इस इलाके में भी, म्यांमार वगैरह के इलाके में भी जापानियों का कब्जा हो चुका था। यहां पर बात करें ताइवान पर भी कब्जा था, फिलीपींस पर भी शायद कुछ इलाकों पर कब्जा था, चीन के काफी बड़े इलाकों पर कब्जा था। तो यहां पर जो जापान की फौज थी उसको कुछ मिले नहीं। मतलब कि जापान की फौज यहां जब पहुंचने वाली थी उसके थोड़ी देर पहले क्या किया गया, या कुछ दिन पहले यहां पर जो डच सरकार थी या फिर डच सैनिक, डच अधिकारी थे, उन्होंने एक नीति अपनाई। नीति क्या है? भस्म करो भागो नीति। मतलब कि जो भी चीज है, जो भी तुमको दिख रहा है उसको खत्म कर दो, नष्ट कर दो, निस्तो नाबूद कर दो, ताकि जो अगला आदमी आ रहा है उसको कुछ भी ना मिले, उसको मिट्टी मिले, राख मिले और उसके काम का कुछ नहीं रहे। तो यहां पर क्या किया गया, जितने भी सागौन के लट्ठों के ढेर थे, जो भी लकड़ियां थी, सबको जला दिया गया। और इसके बाद यहां पर जब जापानी आए तो जापानियों ने क्या किया, यहां पर जंगल में रहने वाले जितने लोग थे इनको जंगल काटने पर बाध्य किया, मजबूर किया कि भाई हमको लकड़ी चाहिए, तुम क्या करो, जंगल काट के लाओ, पेड़ काट के लाओ, हमको लकड़ी चाहिए। और इससे क्या हुआ? जंगलों का निर्मम दोहन हुआ। यहां पर बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटे गए। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया और जंगल में अपनी खेती का विस्तार कर लिया। मतलब यहां पर जो सरकार, जापानीज लोग आ गए जावा पर, और जावा पर एक प्रकार से कहा कि पेड़ काट के लाओ, हमको लकड़ी चाहिए। तो जिसको नहीं भी कहा गया है, कोई किसान है, उसने देखा कि यार ऐसा पेड़ कट रहा है बहुत सारा, उसने अपने खेत के अगल बगल के बहुत सारे पेड़ काट दिए। क्यों काट दिए? उसने अपने खेत बड़े कर लिए। तो इस प्रकार से बहुत बड़े इलाके पर से जंगल जावा में से गायब हो गए। और इसके बाद, जंग के बाद, जब इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए जो लोग थे इस इंडोनेशिया वन सेवा के, ये जब एक प्रकार से फिर से आए कि चलो जमीन वापस करो, तो इन लोगों को जमीन नहीं मिला, क्योंकि जंगल था ही नहीं। तो जंगल में से किसको निकालेंगे? जंगल है ही नहीं तो जंगल में से कैसे किसी को निकाल देंगे? तो यह समस्या होने लगी। अब यहां पर आगे कहता है कि हिंदुस्तान की ही तरह यहां भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। लोग लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि लोग चाहते थे कि खेती एक प्रकार से बढ़े और साथ में यहां पर जो सरकार थी वो चाहती थी कि भाई जो जंगल है उससे लोग बाहर रहें। इस वजह से लोगों में झगड़ा होता रहता था। अब इसके बाद आता है टॉपिक 4.5, वानिकी में नए बदलाव।
अब यहां पर क्या हुआ कि जब 1980 का दशक आ गया, इसके बाद एक प्रकार से क्या हुआ कि जितने भी सरकारें थी, चाहे एशिया की सरकारें, अफ्रीका की सरकारें, सभी लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो वैज्ञानिक वानिकी है और जो वन समुदाय हैं, इनको जो जंगल से बाहर रखने की नीति है, यह सक्सेसफुल नहीं है, यह काम नहीं कर रही है और यह सही भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर एक प्रकार से यह चीज तय किया गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों को तैयार करते हैं, संभालते हैं, और इस चीज को हमें अब छोड़ना चाहिए। इस चीज को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रकार से जो जंगल है इनके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, और इस जंगलों के संरक्षण के साथ ही क्या करना चाहिए, जो लोग हैं उनको भी उसमें शामिल करना चाहिए। समझ गए कि भाई यहां पर अगर हमें जंगलों का संरक्षण करना है तो जंगलों में रहने वाले लोगों के सहयोग के बिना हम संरक्षण नहीं कर सकते हैं, हम जंगलों को बचा नहीं सकते हैं। और जैसे यहां पर उदाहरण कहता है कि मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए हैं क्योंकि ग्रामीणों ने सरना, देवरकुड़, कान, राई इत्यादि के नामों से पवित्र बगीचे समझकर इनकी रक्षा की है। मतलब कि पेड़ जंगल इसलिए बचे क्योंकि लोग इसको बचाते हैं, लोग इसका ध्यान रखते हैं। और आगे कहता है कि कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी आपस में करते हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। मतलब कहता है कि भाई देखो यहां पर जंगल क्यों बचे, क्योंकि गांव के लोग, समुदाय के लोग मिलकर जंगल को बचाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से जंगल बचे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जंगल को बचाना नामुमकिन है। अब यहां पर यह हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।